नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के नाम से जाना जा रहा है। और इस बारे में हम बात करेंगे व्यक्तिगत वित्तीय मामलों के जानकार और आओ धनवान बने पुस्तक के लेखक राधा रमन मिश्रा जी से। राधा रमन जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। राधा रमन जी, आजकल पुरानी पेंशन योजना जो सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम थी और एक नई पेंशन योजना जिसे एनपीएस कह रहे हैं, इसको लेकर काफी चर्चा है। तो इसके बारे में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ जानकारी दीजिए। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम जो था 2004 तक था। 2004 के बाद जो एम्प्लॉय ज्वाइन किए उनको एनपीएस के दायरे में लाया गया, आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर, सेना को छोड़कर। तो 2004 से जो लोग भी सरकारी नौकरी वो एनपीएस से जुड़े। ओल्ड पेंशन डिफाइंड पेंशन था जो आपके वेतन मतलब आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए, उसका 50% प्लस वो डीए से जुड़ा रहता था। जैसे जैसे आप डीए रिवाइज होता आपका पेंशन भी बढ़ता रहता। तो ओल्ड पेंशन जो था 2004 के पहले तक वो डिफाइंड था और गवर्नमेंट जॉब का एक अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन सरकार पे जब बर्डन बढ़ता चला गया, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता चला गया, क्योंकि उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई रिटायर किया उसकी सैलरी सपोज बेसिक प्लस डीए 1 लाख है तो लगभग 50,000 तो पेंशन बनता। और पेंशन उतना ही नहीं बनता था, जैसे जैसे समय बीतता डीआर उसको बोलते हैं, डियरनेस रिलीफ बोलते हैं, जो रिटायर कर जाते हैं उसमें भी वृद्धि होती थी। उसके अलावा जब 10 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का और उसके अनुसार जब राज्य सरकार का जब वेतन रिवाइज होता, सैलरी जब रिवाइज होता, तो उसमें भी उसी प्रोपोर्शनेट में उनको उनके जो पेंशन थे वो बढ़ जाते थे। तो गवर्नमेंट पे जो एक फाइनेंशियल बर्डन काफी ज्यादा हो गया था। तो गवर्नमेंट तत्कालीन सरकार थी, वाजपेयी सरकार जो थी उस समय की, उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। कहीं से भी ये मतलब लोगों को पसंद नहीं आने वाला निर्णय था, बट उन्होंने एक कड़ा डिसीजन लिया और शायद मेरे हिसाब से वो देश हित में था। एक बड़ा डिसीजन लेते हुए पेंशन के बारे में विशेषज्ञों की भी कोई रिपोर्ट थी इसके बारे में, सरकार को अपना वित्तीय घाटा कैसे कम करना चाहिए? बिल्कुल काफी सारे एक्सपर्ट्स थे उस पे, उनकी राय के आधार पे सरकार ने डिसीजन लिया और उसको कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन बनाने का निर्णय लिया, जो हमारे पास एनपीएस के रूप में आया है। यानी 2004 के बाद जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो एनपीएस के तहत है। एनपीएस में पेंशन डिफाइन नहीं है, आप उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपकी सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए का 10%, सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ राज्यों में 14% तक योगदान देती है उनके एनपीएस में, और वो पैसा एक्यूमुलेट होता है जो 60 के बाद आप उसका 40% जो भी एक्यूमुलेशन है 40% का पेंशन ले सकते हैं। तो एनपीएस और ओल्ड पेंशन में सबसे बड़ा जो डिफरेंसेस है वो ओल्ड पेंशन डिफाइंड पेंशन था और ये एनपीएस में डिफाइन नहीं है। आप इसको पेंशन की जगह सेविंग स्कीम बोलना ज्यादा बेहतर है। मतलब जब तक आप पूरी नौकरी में रहेंगे तो आपका 10% हिस्सा आपके तनख्वाह में से कटता रहेगा और उसको उसमें जमा होता रहेगा। बिल्कुल। और सरकार की तरफ से 14% उसमें दिया जाता है। बिल्कुल। तो 1 जनवरी 2004 से तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको लागू किया था और उसके बाद से ये एनपीएस जिसको कह रहे हैं ये लागू है। राधा रमन जी, अभी तक क्या कोई है जिसको एनपीएस के तहत पेंशन मिलनी शुरू हुई हो अभी तक? हाँ, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीच में नौकरी छोड़ी या उनका ड्यूरेशन कम था, 17 साल 18 साल 20 साल वो पूरी नौकरी नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ टीचर्स हैं जो लेट ज्वाइनिंग जैसे स्टेट्स में होते हैं, बिहार में है, यूपी में कि काफी देर से ज्वाइनिंग होता है।
तो जी ज्यादा जॉब करने का चांसेस वहां पे कम हो जाता है। तो ऐसे कुछ हम्म, मामले आए हैं जो 17 साल, 18 साल, 16 साल पे उनका रिटायरमेंट एज हुआ है। तो वहां जो हम्म, पेंशन उन्होंने जो पेंशन लिया, अब ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने पूरा कॉर्पस का इस्तेमाल किया कि सिर्फ 40% का इस्तेमाल किया, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये है कि उनके पेंशन जो है वो 2000, 4000, 5000 इस रेंज में पेंशन बना है। तो अच्छा। हाँ, जो लोगों ने पूरी नौकरी नहीं की, 17 साल, 18 साल, 20 साल में काम किया, उनका पेंशन बहुत कम बना है। और हम्म, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि हम्म, अच्छी पेंशन के लिए अच्छा कॉर्पस आप बनाना चाहते हैं, तो कम से हम्म, कम आपको 30 साल, एक लंबी अवधि तक, हम 30 साल कह रहे हैं, 30 साल आपको काम करना पड़ेगा, आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तभी एक आप अच्छे हम्म, कॉर्पस की उम्मीद कर सकते हैं, एक अच्छा पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं। 15 साल, 20 जी, साल में आप कुछ नहीं होगा। आप बहुत- आप कंपाउंडिंग के इफेक्ट को जानते हैं, और कंपाउंडिंग जो काम करता है वो आपको हम्म, 15 साल के बाद काम करता है। जब आपका 15 साल पे जो कॉर्पस जमा होता है और कंपाउंडिंग जी काम जी। करता है, तो कंपाउंडिंग काम करेगा तभी आपका कॉर्पस बहुत बेहतर होगा। मतलब जो ब्याज मूल राशि में ब्याज ऐड होता है, फिर उसके ऊपर फिर जो ब्याज मिलता है, बिल्कुल उससे बिल्कुल आपका कॉर्पस ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। ये राधा रमन जी, अगर ये एनपीएस कौन ले सकता है, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी एनपीएस लेना चाहता है, इस स्कीम को अपनाना चाहता है, तो वो कैसे, क्या करे, कहाँ जाए? एनपीएस 2004 में गवर्नमेंट जॉब में जो भी आने वाले थे उनके लिए खोल दिया गया, सरकारी कर्मचारियों के लिए। हम्म, 2009 में सर ऑल सिटीजन्स मॉडल के तहत नागरिकों के लिए खोल दिया गया। कोई भी इसको ले सकता कोई है, भी नागरिक? कोई भी नागरिक ले सकता है। और कोई 2010 में आयु सीमा? 2010 में कॉरपोरेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। तो आज हम्म, के डेट में कोई भी कंपनी चाहे तो अपने एम्प्लॉय को एनपीएस दिलवा सकती है, और कोई भी हम्म, व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है, या कोई भी काम करता है, वो एनपीएस ले सकता है। और जहां तक हम्म, लेने का सवाल है, तो अभी कुछ ब्रांचेस को उन्होंने किया होगा, बैंक ब्रांचेस, जिसको वो पीओपी हम्म, कहते हैं, बैंक है पीओपी उनको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ अच्छा, परचेज उनका कहने का मतलब बैंक से है। तो आप हम्म, बैंक है उसमें सिलेक्टिव ब्रांचेस को आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा इस बार उन्होंने क्या किया है कि रीजनल रूरल बैंक्स को जोड़ दिया है, जो आरआरबीज हम्म, है, जो छोटे कस्बों गांव में काम कर रहे हैं, तो वहां से भी अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस साल से हो जाने की उम्मीद है। और उसके अलावा जो छोटे छोटे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बना के रखे हैं बैंकों में, बैंक प्रतिनिधि जिसको हम बोलते हैं, वहां से भी आप एनपीएस अब लोग ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सुलभ किया है, और हो सकता है आने वाले दिनों में वो सारे ब्रांचेस में भी आपको मिले, लेकिन अभी कुछ ब्रांचेस नहीं है। अच्छा। ये आपकी जो पुस्तक है आओ धनवान बने, जो आपने पुस्तक लिखी थी, इसमें भी एनपीएस के बारे में मुझे लगता है अच्छी जानकारी दी गई है कि कितनी आयु के लोग, कितनी से कितनी आयु के लोग इसके बाद इसको ले सकते हैं, न्यूनतम कितना इसमें योगदान किया जा सकता है, अधिकतम। इसके बारे में अगर जल्दी से आप थोड़ी जानकारी देना चाहें हमारे दर्शकों को। सर उसमें आप दो खाते हैं, दो खाते खोल सकते हैं, एक टीयर 1 टीयर 2 है। बहुत मिनिमम राशि से आप कर सकते हैं, 1000 रुपीज से कर सकते हैं, 5000 को 500 रुपीज से कर सकते हैं। तो बहुत छोटी राशि से आप कर सकते हैं, साल में एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, आपको अगर कॉर्पस बनाना है, तो आपको नियमित अंतराल पे मतलब मासिक आधार पे आपको पैसा उसमें डालते रहना पड़ेगा, तभी आपका पैसा मार्केट में जाता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जैसे कि जो एनपीएस है, एनपीएस का फायदा तभी है जब मतलब इनका मेन जो है रिटर्न है इस पे। अभी अगर हम डाटा को चेक करें, पीएफआरडीए के डाटा को चेक करें, तो जो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं वो करीब इनको 12.8% का रिटर्न दे रहा है। इंसेप्शन 2004 से बात करें, इवन गवर्नमेंट जॉब में जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो वहां पे 9.4% का रिटर्न। और आप यहाँ पे देखिए 9.3% स्टेट गवर्नमेंट, ये पीएफआरडी का डाटा है। तो कहने का मतलब 9% से ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप अगर पैसा को अच्छे समय पे रेगुलर बेसिस पे
लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, आपका कॉर्पस अच्छा होगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि डिफाइंड पेंशन नहीं, आपको पेंशन प्रोडक्ट मार्केट से लेना पड़े। डिफाइंड पेंशन आसान नहीं है किसी के लिए भी। आप कनाडा को देख लें, फ्रांस को देख लें, आप यूएसए को देखें, वहां भी जो डिफाइंड पेंशन है, लेकिन वहां भी अब इसको लेके समस्या हो रही है। और एक चीज और महावीर जी आपको बताएं कि जो पेंशन एसेट्स हैं, कुछ ओईसीडी डेवलप्ड कंट्रीज में 100% तक है जीडीपी का, 100% तक जीडीपी का है, उससे भी ज्यादा है, वहां भी समस्या हो रही है। और अपने देश में अगर हम एनपीएस की बात करें, अटल पेंशन योजना की बात करें, तो मात्र करीब 3.6% जीडीपी का है। टोटल पेंशन ले लें, ईपीएफओ का भी ले लें, एलआईसीज का ले लें, म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स को जो पेंशन बेसिस है, सब मिला के जो पेंशन एसेट्स हमारा बन रहा है वो 16.5% के आसपास। तो जब जिनके देश में 100% एसेट्स हैं पेंशन में, वहां समस्या है डिफाइंड करने में। हमारा अभी एसेट्स बहुत कम है, 16% जीडीपी का, 16.5%। जी। अगर चलते चलते एक वो ईपीएफओ का आपने जिक्र किया है, ईपीएफओ को जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी बड़ी पेंशन का ऑप्शन लेना चाहते हैं उन्हें वो दिया जाए, उसके लिए अवसर दिया गया था और लोगों ने उसके बारे में फॉर्म भरा भी है। क्या चल रहा है उसमें आगे, मतलब लोगों को इस सुविधा का लाभ कब तक मिल सकता है? अभी तो उन्होंने आप अपना फॉर्म ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैकिंग की सुविधा दी है। आप अगर उसमें कुछ गलती है तो सुधार के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट जहां से आप रिटायर किए उनको दे सकते हैं, या जो लोग काम कर रहे हैं अपने एचआर को दे सकते हैं। अभी एम्प्लॉयर के लेवल पे स्क्रूटनी का काम जारी है। ईपीएफओ ने सितंबर तक का टाइम एम्प्लॉयर को दिया है, और वहां से जब एम्प्लॉयर ओके करेंगे तो फिर पीएफ का जो रीजनल ऑफिस है, रीजनल पीएफ कमिश्नर जो है, वो उसको चेक करेंगे और उसके बाद फिर वो देखेंगे कहीं कोई एनोमलीज तो नहीं है, कोई विसंगति तो नहीं है, फिर वो एम्प्लॉयर से क्लियर करेंगे, एम्प्लॉय को देंगे। और ये जब सारा प्रोसेस हो जाएगा तब जो डिमांड बनेगा, मतलब जिनसे जितना पैसा लेना है वो फिर डिमांड आपके पास आएगा। तो अभी प्रोसेस में टाइम लगेगा, ये महीना एम्प्लॉयर का है, अब रीजनल पीएफ कमिश्नर उसको चेक करेंगे और मुझे लगता है 2 महीना और टाइम उसमें लग सकता है। उसके बाद हम ये दिसंबर तक मतलब ये एक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, दिसंबर या हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि उसमें कई एनोमलीज हो सकते हैं। जैसे कई के मामले में रिटायरमेंट डेट गलत दे दिया है, कई का सैलरी गलत आ गया है, तो सब सुधार होने में टाइम लग सकता है। और खासकर उनमें समस्या हो सकती है जो कई जगह काम कर चुके हैं, क्योंकि जो पीएफ अधिकारी हैं उनको वहां से भी डाटा सब कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है राधा रमन जी, अपने दर्शकों को आपने तमाम जानकारियां दी हैं और आपने अपने व्यस्त समय में से हमें थोड़ा समय दिया है। भविष्य में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई सुझाव है, कोई टिप्पणी है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।